हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, उनमें से जितना भी वेस्ट है जब हमारी बॉडी उसको रिलीज आउट करती है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज किडनी, ये वाला है ना बीन शेप्ड ऑर्गन, राजमा के जैसा, राजमा खाते हो ना राजमा, उसके जैसा आपको क्या देखने को मिलेगा, किडनी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो ब्लू वाली पोर्शन है, ये जो ब्लू वाली वेसल है, ये वाली जो वेसल है, ये क्या है, दिस इज इंफीरियर वेना कावा। अब पेरिटिबुलर कैपिलरी से फिर कहां पहुंचती है, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स नाम है, क्या है, वेन्यूल्स। हेलो बच्चों, वेलकम टू संकल्प भारत। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज हम लोग माइंड मैप्स के अगले चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये आपका चैप्टर है और यहाँ पर जब लोग बात करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किस किस एनिमल में मिलेंगे, वो कैसे एक्सक्रीट आउट होते हैं, क्या पूरा एनाटमी है, क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करवा रही है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर इस चीज़ के बारे में है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे चैप्टर से। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक्स, अगर हम लोग इस चैप्टर के टॉपिक की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक होता है कि यार एक्सक्रीशन है क्या, क्योंकि डाइजेशन में 10th क्लास में आप लोगों ने एक और वर्ड पढ़ा होगा जो वर्ड है इजेशन। इजेशन और एक्सक्रीशन में क्या डिफरेंट है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से मिलते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि सबसे पहले एनाटमी, ताकि हमें पता चले कि किस ऑर्गन का हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि फिजियोलॉजी का मतलब तो फंक्शन होता है ना। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और फिर उसके अंदर जो मेन यूनिट है दैट इज किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर देखने वाले हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बाद मैकेनिज्म ऑफ यूरिन की यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। फिर काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कैसे हो रही है। रेगुलेशन पढ़ेंगे, रेगुलेशन के बाद मिक्सचरेशन है, यानी कि रिलीज ऑफ यूरिन कैसे हो रहा है। और फिर हम लोग देखेंगे कि दूसरे ऑर्गन्स का एक्सक्रीशन के प्रोसेस में क्या रोल है। फिर हीमोडायलिसिस पढ़ेंगे और डिसऑर्डर्स करने वाले हैं, और क्या करने वाले हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यार, एक्सक्रीशन है क्या। तो जब हमारी बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है, जब हमारी बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट, हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, उनमें से जितना भी वेस्ट है जब हमारी बॉडी उसको रिलीज आउट करती है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। अब मैंने एक और टर्म यूज़ किया था जिसका नाम है इजेशन। इजेशन हम लोग यूज़ करते हैं रिमूवल ऑफ फीकल मैटर। फीकल मैटर के रिमूवल को हम लोग क्या बोलते हैं, इजेशन। और जब हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल की बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो है अमोनिया। वो जो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो अमोनिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जब अमोनिया की हम लोग बात करते हैं ना, ये सबसे ज्यादा हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है और इसके रिमूवल के लिए हमें बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आपको पानी में मिलेंगे वो ज्यादातर क्या होते हैं, वो होते हैं आपके अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल एक्वाटिक इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस और टेलोस्ट। और कौन से, टेलोस्ट। फिर आपका आता है सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूरियोटेलिक, यूरिया रिलीज करने वाले ऑर्गेनिज्म को, जिनका नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, यूरिया है, उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं यूरियोटेलिक। क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक बोलते हैं बच्चे। ठीक है, अब यूरिया भी टॉक्सिक है, तभी तो उसको एक्सक्रीट कर रहे हैं ना हम लोग, लेकिन अमोनिया से थोड़ी कम टॉक्सिक है। क्या है, अमोनिया से थोड़ी कम टॉक्सिक है। अब कम टॉक्सिक है तो कम वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है यूरिया को रिलीज आउट होने के लिए। और ये जो यूरिया साइकिल, अगर ये यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन है, हम लोग हैं। यूरिया की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, यूरिया की फॉर्मेशन होती है आपकी लिवर में, और इस पूरी साइकिल को क्या बोला जाता है, यूरिया साइकिल बोला जाता है, या फिर ऑर्निथिन साइकिल बोला जाता है।
क्या बोला जाता है, ऑर्निथिन साइकिल बोला जाता है या फिर यूरिया साइकिल बोला जाता है। पहले ये ऑर्निथिन साइकिल, यूरिया साइकिल आपके सिलेबस में अच्छे से पढ़ाई जाती थी, अब नहीं है। थर्ड टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट का अगर हम लोग बात करें तो दैट इज यूरिकोटेलिक। वो क्या है, यूरिकोटेलिक है। अब जब हम लोग यूरिकोटेलिक की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यहां पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है आपका यूरिक एसिड। क्या है, यूरिक एसिड। ये जो ऑर्गेनिज्म है जो यूरिक एसिड को रिलीज कर रहे हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। और ये जो यूरिक एसिड है बच्चों, वो सबसे लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है। क्या है, सबसे लीस्ट टॉक्सिक। ये कहाँ मिलेगा, कौन से ऑर्गेनिज्म यूरिकोटेलिक होते हैं, ये होती हैं बर्ड्स। और इसके रिमूवल के लिए हमें बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है पानी की, है ना, बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है पानी की। अब यार अमोनिया इतना टॉक्सिक होता है ना कि वो हम लोग अपनी बॉडी में ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। सोचो अगर बर्ड्स का भी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया होता तो वो भी ज़्यादा देर तक अमोनिया को रख नहीं सकते अपनी बॉडी में, और फिर टप 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 टप, समझ जाओ, ठीक है, क्लियर है। अब एक्सक्रीशन में रिमूवल ऑफ वेस्ट हो रहा है, साथ ही साथ हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस भी मेंटेन किया जाता है। ऑस्मोटिक बैलेंस के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक है आपके ऑस्मो कन्फर्मर्स और दूसरे हैं आपके ऑस्मो रेगुलेटर्स। ये जो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं ये बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, अपने बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी को चेंज करते हैं, है ना, बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को चेंज करते हैं। और इसी वजह से ये ज्यादा वाइडर रेंज ऑफ ऑस्मोलैरिटी को टॉलरेट कर पाते हैं, यानी कि किसी भी ऑस्मोलैरिटी में चले जाएंगे, किसी भी ऑस्मोलैरिटी में चले जाएंगे, ये अपने आप को वहां पर सरवाइव कर पाएंगे, वहां पर अपने आप को अडाप्ट कर पाएंगे। वहीं पर दूसरे होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स जैसे कि हम, ये लोग सराउंडिंग के हिसाब से अपनी बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी कभी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, ये हमेशा अपनी ऑस्मोलैरिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। इस वजह से क्या है, ये नैरो ऑस्मोटिक रेंज को ही टॉलरेट कर पाएंगे, बहुत कम ऐसी बिल्कुल नैरो ऑस्मोटिक रेंज को क्या कर पाते हैं, टॉलरेट कर पाते हैं, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स। तो आपने ये चीज एनिमल किंगडम में भी पढ़ी होगी। तो पहला जो हमारा फाइलम है दैट इज पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। इन तीनों फाइलम में एक्सक्रीशन किससे होता है, एक्सक्रीशन होता है जनरल बॉडी सरफेस से, इनके बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। फिर है आपका प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज की बात करें तो इनके पास क्या होती है, फ्लेम सेल्स होती है। क्या होती है, फ्लेम सेल्स होती है फॉर एक्सक्रीशन। अब एस्केल्मिन्थीज की बात करें तो एस्केल्मिन्थीज के पास क्या होती है, रेनेट सेल होती है, और इस रेनेट सेल को हम लोग प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट एनालिडा। एनालिडा का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है नेफ्रीडिया। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से अलग अलग हमें क्या देखने को मिलते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मालपीगियन टिब्यूल्स, ये कहाँ मिलेगा, कॉकरोच में मिलेगा। कॉक्सल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, जब कॉक्सल ग्लैंड की बात करती हैं तो क्रस्टेशियंस में मिलता है, ग्रीन ग्लैंड की बात करते हैं तो अरेक्निड्स में मिलता है। तो ये तीन तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमें किसमें देखने को मिलते हैं, आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोलस्का। मोलस्का में आपको क्या देखने को मिलता है, केबर्स ऑर्गन। इकाइनोडर्मिटा फिर से क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है बाय जनरल बॉडी सरफेस, इसके पास कोई अलग से ऑर्गन नहीं है फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट है हेमिकॉर्डेटा। जब हम लोग हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं तो इसके पास क्या है, इसके पास है प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। अगर आपने हेमिकॉर्डेटा के ऑर्गेनिज्म की फोटो देखी हो एनसीईआरटी में तो कुछ इस तरह से दिखता है ना, और क्या नाम है, बेलानोग्लॉसस। तो यहां पर इसका ये वाला जो पोर्शन रहता है ये क्या है, प्रोबोसिस ग्लैंड, और वह यही ग्लैंड किस में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, कॉर्डेटा की, और कॉर्डेट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी है। क्या है, किडनी है, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो
नेक्स्ट अब आ जाते हैं किस पे, हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। किस पे? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास एक पेयर ऑफ किडनी है, हमारे पास एक पेयर ऑफ यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और चौथा है हमारा यूरेथ्रा। क्या क्या है? पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, फिर हमारा एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। इन चार चीजों से हमारा क्या बनता है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। क्या बनता है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। अब ध्यान से देखो इसको, ठीक है, ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज किडनी, ये वाला है ना, बीन शेप्ड ऑर्गन, राजमा के जैसा, राजमा खाते हो ना राजमा, उसके जैसा आपको क्या देखने को मिलेगा? किडनी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो ब्लू वाली पोर्शन है, ये जो ब्लू वाली वेसल है, ये वाली जो वेसल है, ये क्या है? दिस इज इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा है कौन सी तरह का ब्लड लेके जाएगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। नीचे वाले पोर्शन से आ रही है तो इंफीरियर वेना कावा है, ऊपर वाले पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है तो क्या है? आपकी सुपीरियर वेना कावा है। ठीक है, ये जो रेड वाली है ये जो रेड वाली वेसल है, ये क्या है? दिस इज डोर्सल एओर्टा। क्या है? डोर्सल एओर्टा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके किडनी को देने आई है। ठीक है, अब यहां से ये जो येलो कलर का आपको दिख रहे हैं, ये जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? दिस इज यूरेटर्स, दे आर यूरेटर्स। यूरेटर्स कितने हैं? पेयर्ड यूरेटर्स हैं। क्या है? पेयर्ड यूरेटर है। अब इस किडनी ने आपने देखा है यार टोपी पहन रखी है। क्या पहन रखी है? टोपी पहन रखी है। इस टोपी को हम लोग कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। ये एड्रेनल ग्लैंड कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं जिनका नाम है कैटेकोलामाइंस। फॉर एग्जाम्पल आपका एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है। आपके जब आप बहुत परेशानी में होते हो ना तब ये आते हैं, है ना, आपको बचाने। ये बोलेंगे या तो भाग जा या बोलेंगे लड़ ले। ठीक है, क्लियर है। अब आपने देखा होगा यार ये लेफ्ट वाली किडनी तो मैंने थोड़ी ऊपर को चढ़ा रखी है और राइट वाली किडनी मैंने थोड़ा नीचे को कर रखी है, क्योंकि इस राइट वाली किडनी के ऊपर लिवर होता है जिसके वजह से राइट वाली किडनी थोड़ी नीचे की तरफ मिलती है। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है? ये क्या है? ये जो आपको सैक लाइक पायरीफॉर्म सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर और ये नीचे है आपका यूरेथ्रा। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में? किडनी के बारे में। किसके बारे में? किडनी के बारे में। किडनी कैसी है? पेयर्ड है ना, पेयर्ड है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है और बीन शेप्ड होती है। पेयर्ड है, रेडिश ब्राउन कलर की है और बीन शेप्ड है। कहां से कहां मिलती है? अगर हम लोग इसको देखेंगे तो आपके लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रे से थर्ड लंबर तक आपको क्या देखने को मिलती है? आपकी किडनी देखने को मिलती है। लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रे से थर्ड लंबर वर्टिब्रे तक आपको क्या देखने को मिलती है? आपकी किडनी देखने को मिलती है। हाइट, वेट, थिकनेस, लेंथ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट में आ जाती है। तो वेट कितना होता है? 120 से 170 ग्राम, लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी होती है? 5 to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपकी जो किडनी होती है वो एक तरह की मेटानेफ्रिक किडनी होती है। आपको पता है ना, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होते हैं एक नेफ्रॉस करके एक स्ट्रक्चर होता है और वो 3 प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक 3 पोर्शन में डिवाइडेड होता है। तो हमारी जो किडनी है वो लास्ट वाले पोर्शन से अरोज हुई है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? मेटानेफ्रिक किडनी। क्या बोलते हैं इसे? मेटानेफ्रिक किडनी। आपकी किडनी के लिए, हमारी किडनी के लिए एक और वर्ड यूज हुआ है जिसका नाम है रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या है कि यार ये जो किडनी है इसका एक सरफेस पे तो आपको पेरिटोनियम देखने को मिल जाएगी लेकिन दूसरे सरफेस पे पेरिटोनियम नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके जो वेंट्रल सरफेस है, आगे वाला जो सरफेस होता है किडनी का, वहां आपको पेरिटोनियम की कवरिंग मिलेगी, लेकिन इसका जो डोर्सल सरफेस होता है वो आपके एब्डोमेन के डोर्सल सरफेस से बिल्कुल ऐसे करके चिपका हुआ होता है, जिसके वजह से वहां पर किसी तरह की पेरिटोनियम की लेयर नहीं होती है। तो इसी कंडीशन को, ऐसी ही कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। चलो
अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं यूरेटर की। किडनी से निकलता हुआ क्या आ रहे हैं, ये दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेटर्स बोलते हैं। ये यूरेटर भी क्या है, ये यूरेटर भी क्या है यार, ये यूरेटर भी आपके पेयर्ड स्ट्रक्चर है ना, दो हैं, पेयर्ड हैं, ठीक है। और ये आके कहां पर ओपन होते हैं, ये आके ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। अब इनकी ओपनिंग जो होती है ना यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, इनकी ओपनिंग होती है ओब्लिक ओपनिंग, ऐसे करके ओब्लिक ओपनिंग होगी। ओब्लिक ओपनिंग क्यों होती है, ताकि बैकफ्लो ऑफ यूरिन ना हो। क्यों होती है, ताकि बैकफ्लो ऑफ यूरिन ना हो, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब जब आप इस यूरेटर को देखोगे ना, इसके पास तीन कोटिंग होती है, तीन लेयर्स होती है। सबसे बाहर वाली एक्सटर्नल वाली होती है एडवेंटिशिया। क्या होती है, एडवेंटिशिया। बीच वाली जो कोटिंग होती है वो मस्कुलर लेयर होती है। कैसी होती है, मस्कुलर लेयर होती है। और सबसे अंदर वाली जो कोटिंग होती है वो होती है म्यूकोसा, म्यूकोसा से लाइंड होती है, ठीक है। तीन कोटिंग है, एडवेंटिशिया है, आपका मस्कुलर लेयर है और आपकी म्यूकोसा है। अब ये जो मस्कुलर लेयर है, तीन तरह की मसल देखने को मिलेगी यहां पर, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, LCL। तीन तरह की क्या देखने को मिलेगी, मसल्स देखने को मिलेगी, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। यानी कि आउटर वाली जो मसल है वो लॉन्गिट्यूडनल है और इनर वाली मसल है वो लॉन्गिट्यूडनल है। जो बीच वाली मसल है वो कैसी है, सर्कुलर मसल होती है। कैसी होती है, सर्कुलर मसल होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यार यूरिनरी ब्लैडर पे। किस पे, यूरिनरी ब्लैडर पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, इस यूरिनरी ब्लैडर का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो पायरीफॉर्म का शेप देखने को मिलेगा। कैसा, पायरीफॉर्म शेप देखने को मिलेगा। इसकी जो आउटर वाली लेयर होती है वो बनी होती है डेट्रूसर मसल से। किससे, डेट्रूसर मसल से। ये डेट्रूसर मसल इनवॉलंटरी इन नेचर होती है। क्या होती है, इनवॉलंटरी इन नेचर है। और इनवॉलंटरी है यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं है। क्या बोल रही है ये, इनवॉलंटरी है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें और अंदर की तरफ, आउटवर्ड्स तो डेट्रूसर थी, अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग यूरोथीलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरोथीलियम भी बोलते हैं। अब इस यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, यूरेटर का काम क्या था कि उसको किडनी से जो यूरिन फॉर्म हुई है उसको कहाँ लेके आना है, यूरिनरी ब्लैडर में लेके आना है। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, इसका काम है टू स्टोर यूरिन। क्या काम है इसका, टू स्टोर यूरिन, ठीक है। तो ये क्या करती है, यूरिन को स्टोर करती है। जब तक एक वॉलंटरी सिग्नल नहीं आता तब तक ये यूरिन को रिलीज आउट नहीं करती है, ठीक है। क्लियर है। अब एक और चीज आप ना यूरेटर में आप एक और चीज मेंशन कर सकते हो कि यूरेटर के अंदर आपका क्या होता है, यूरेटर हमेशा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में रहता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहेगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में होता है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर से, इस यूरिनरी ब्लैडर से नीचे एक और स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसका नाम है यूरेथ्रा। पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है, एक ही यूरेथ्रा होता है। एक मेम्ब्रेनस डक्ट होती है और ये मेम्ब्रेनस डक्ट अगर हम लोग मेल की बात करें तो ये कहाँ तक जाती है, पीनस के एंड तक जाती है। और वहीं पर फीमेल में ये मेम्ब्रेनस डक्ट कहाँ पर, एक्सटर्नल जेनिटलिया वुल्वा में होती है, ठीक है। क्लियर है, पढ़ी होगी ना, वुल्वा में 3 ओपनिंग्स होती हैं तो उनमें से एक ओपनिंग ये है, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर है, आगे बढ़ जाए, चलो। अब आपकी जो एनसीईआरटी है यार, ये एनसीईआरटी आपको किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को भी बोलती है, पढ़ने को भी बोलती है। अब ये जो किडनी है ये लाइंड है किससे, ये लाइंड है विद रेनल कवरिंग्स। 3 तरह की रेनल कवरिंग्स होती है। बाहर वाली होती है रेनल फेशिया। क्या होती है, बाहर वाली होती है रेनल फेशिया। सेकंड, मिडल वाली होती है एडिपोस कैप्सूल और बाहर सबसे इनर वाली होती है रेनल कैप्सूल। तो 3 कवरिंग है, रेनल फेशिया, एडिपोस कैप्सूल और रेनल कैप्सूल। जब हम लोग बात करते हैं रेनल फेशिया की, ये तो बाहर वाली पेरिटोनियम वाली लेयर है, ठीक है। एडिपोस कैप्सूल क्या करती है, इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट। अगर आपको चलते फिरते किसी ने मुक्का मार दिया, जो दोस्तों में होता रहता है, तो आपकी किडनी को हार्म ना पहुंचे, है ना, तो उसके लिए यहां पर क्या प्रेजेंट होती है, एडिपोस कैप्सूल प्रेजेंट
प्रेजेंट होती है, क्या होती है, एडिपोज कैप्सूल प्रेजेंट होती है, एडिपोज फैट स्टोरिंग, ताकि ये क्या कर ले, शॉक एब्जॉर्ब कर ले, क्या कर ले, शॉक एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। और सबसे इनर वाली हम लोग लेयर को क्या बोलते हैं, रेनल कैप्सूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेनल कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो किडनी है यार, दो पोर्शन में डिवाइडेड है, एक पोर्शन है कॉर्टेक्स और दूसरा पोर्शन है मेड्यूला, ठीक है। कॉर्टेक्स क्या है, बाहर वाला पोर्शन है, और मेड्यूला क्या है, अंदर वाला पोर्शन है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स है आपका बाहर वाला पोर्शन ये, ठीक है, और इनफैक्ट ये है आपका कॉर्टेक्स, ठीक है, दिस इज कॉर्टेक्स, और ये बाकी का अंदर का पोर्शन क्या है, मेड्यूलरी पोर्शन ऑफ किडनी है, क्या है, मेड्यूलरी पोर्शन ऑफ किडनी है, ठीक है, क्लियर है। अब अगर आप किडनी को अंदर से देखोगे, अगर आप किडनी को अंदर से देखोगे तो ये वाला पोर्शन क्या है, दिस इज रेनल कॉलम, और जिसको हम लोग कॉलम ऑफ बर्टनाई भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन क्या है, दे आर नोन एज रेनल कैलिक्स, क्या बोल रहे हैं इनको, रेनल कैलिक्स बोला जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेनल कैलिक्स बोला जाता है। यहां पर एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइलम, क्या बोलते हैं, हाइलम, और यही वो जगह है जहां से ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं और नर्व्स एंटर करती हैं इनटू दी किडनी, क्या क्या एंटर कर रहा है, ब्लड वेसल एंटर कर रही है और नर्व्स एंटर करती है इनटू दी किडनी, ठीक है। फिर ये है आपकी रेनल वेन और ये है आपकी रेनल आर्टरी, ठीक है, रेनल वेन है और ये क्या है, रेड वाली रेनल आर्टरी है, ठीक है। ये वाला पोर्शन है ना, सबसे रेनल मतलब जहां पर आपकी वेसल्स एंटर कर रही है उसके सबसे पास वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनल पेल्विस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेनल पेल्विस बोलते हैं। और ये एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, देखो है ना, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो कैसा स्ट्रक्चर है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। यहीं से अब बाहर यहां पर यूरिन आती है ना, यहां से रेनल पेल्विस से ये यूरिन कहां जाती है, यूरेटर के अंदर आती है, यूरेटर से अब कहां जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगी। जब आप इस यूरेटर के बाद कहां जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगी। तो ये वाला पोर्शन क्या है, दिस इज यूरेटर, ये क्या है, यूरेटर है। अब आप देखोगे कि यहां पर ऐसे पिरामिड, त्रिकोण, ट्रायंगुलर पोर्शन देखने को मिलेंगे। इन ट्रायंगुलर पोर्शन को हम लोग कहते हैं मेडुलरी पिरामिड, क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। ये मेडुलरी पिरामिड अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें, अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो 8 से 10 होते हैं, रैबिट में ये एक ही होता है, ठीक है। तो कितने मेडुलरी पिरामिड देखने को मिलेंगे, 8 to 10 अगर हम लोग अपनी बात करते हैं तो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका, किडनी का, किसका, किडनी का, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, चलो नेक्स्ट। अब यहां पर क्या होता है यार, अब किडनी के अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है, इट इज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, ठीक है। अब जब आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखोगे, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहां पर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो देखो ये पूरा जो पोर्शन है, दिस, ये जो मैंने जहां डब्बा बनाया है, इस पूरे पोर्शन को हम लोग मालपीजियन बॉडी बोलते हैं या फिर रेनल कॉर्पसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मालपीजियन बॉडी बोलेंगे या फिर रेनल कॉर्पसल बोलेंगे। अब ये रेनल कॉर्पसल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से वो 2 पार्ट, ये जो आपको लाल रंग का पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और वहीं पर ये जो व्हाइट कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, कप शेप्ड है ना, कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल, क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल। और इन दोनों को इकट्ठा हम लोग क्या बोलेंगे, रेनल कॉर्पसल या मालपीजियन बॉडी बोलेंगे, ठीक है। अब यार देखो, ये जो है
ये ऐसे करके, ऐसे नहीं है, छेद नहीं है, ऐसा मतलब डायग्राम में ऐसा बनाया गया है, लेकिन दिस इज ग्लोमेरुलस क्या है, एक तरह की टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। क्या है, बहुत सारी कैपिलरीज एक साथ यहाँ पर पूरा ऐसे करके उलझी हुई पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, ये जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफरेंट आर्टेरियोल, ये ब्लड को ग्लोमेरुलस की तरफ लेके आता है। क्या कर रहा है, ब्लड को ग्लोमेरुलस की तरफ लेके आता है, और इफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को ग्लोमेरुलस से दूर लेके जाता है। ये कहां लेके जा रहा है, अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस, और ये कहां लेके आ रहा है, टुवर्ड्स ग्लोमेरुलस। अब ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है आगे जाके एक फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना लेती है। ठीक है, आगे जाके एक फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना लेती है, जिसके वजह से एक बहुत, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, उन फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम लोग बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। क्या बोलते हैं, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और उनमें से एक कैपिलरी क्या बनाती है, वासा रेक्टा बनाती है, और ये वासा रेक्टा इस तरह से लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करती है। ठीक है, ये वासा रेक्टा लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करती है इस तरह से। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर आगे क्या है, दिस पोर्शन इज नोन एज पीसीटी। पीसीटी लीड्स टू लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले दो में डिवाइडेड है, एक है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब डिसेंडिंग नाम क्यों रखा है, क्योंकि ऊपर से नीचे ब्लड फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे फिल्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, ब्लड नहीं फिल्ट्रेट आ रहा है, और इसका नाम है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है आपका फिल्ट्रेट। और ये पोर्शन क्या है, दिस इज डीसीटी, और डीसीटी लीड्स टू कलेक्टिंग टिब्यूल। क्या है, डीसीटी लीड्स टू कलेक्टिंग टिब्यूल। ठीक है, अब देखो थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में भी। जब हम लोग बात करते हैं रेनल कॉर्पसल की, मैंने आपको बताया कि आपका बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को इकट्ठा रेनल कॉर्पसल बोलते हैं। यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप होता है। क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ये जो कप शेप्ड बोमन्स कैप्सूल था ना, इसमें स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, और कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पोडोसाइट्स। ये जो पोडोसाइट होते हैं ना, ये इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होते हैं, ऐसे करके, मतलब रेगुलर नहीं है, इंट्रिकेट मैनर में अरेंज्ड है, जिसके वजह से यहां पर क्या होता है, यहां पर स्लिट पोर्स या फिल्ट्रेशन पोर्स बन जाते हैं, और इसके साइज के हिसाब से क्या होता है, आपका ब्लड फिल्ट्रेट होता रहता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। और इसी रेनल कॉर्पसल में आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी देखने को मिल जाएंगी। अब बोमन्स कैप्सूल से कहां जा रहा था, पीसीटी की तरफ, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये बोमन्स कैप्सूल से प्रॉक्सिमिटी में है, पास है बोमन्स कैप्सूल के। किसके है, बोमन्स कैप्सूल के पास है, इसलिए इसका नाम पीसीटी रख दिया है। अब ये जो पीसीटी है, इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और सिंपल क्यूबॉइडल नहीं है, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल है। क्यों है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, क्योंकि पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो ये जो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है फॉर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, साथ के साथ यहां पर पीसीटी क्या करती है, सॉल्ट को ल्यूमन से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भेजती है। क्या करती है, सॉल्ट को ल्यूमन से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भेजती है, और इसके बेसोलेटरल सरफेस पे, नीचे वाले और थोड़ा लेटरल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि अभी बताया मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होनी है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन के लिए हमें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करना है, और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब जब एनर्जी का यूज़ ज़्यादा होगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, जब हम लोग पीसीटी से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है, लूप ऑफ हेनले है। क्या है, लूप ऑफ हेनले है। अब आप देखोगे जब इस लूप ऑफ हेनले को, तो आप डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले देखो तो इसका ये वाला पोर्शन थिक है और फिर थिन है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का ये वाला पोर्शन थिन है और ये वाला पोर्शन थिक है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। क्या होता है, इसी तरह से आपका लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। अब
अगर लूप ऑफ हेनले का स्ट्रक्चर देखोगे तो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। और जब हम लोग बात करते हैं डीएलओएच की, डीएलओएच क्या है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इसका अपर पोर्शन कैसा होता है? थिक पोर्शन होता है और किससे बना हुआ है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड है। वहीं पर लोअर पोर्शन कैसा है? थिन सेगमेंट है। किससे लाइंड है? स्क्वैमस एपिथेलियम से। सेम आपका किसके किसके पास होता है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पास। क्या होता है? सेम आपका किसके पास होता है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पास होता है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो यार, डीसीटी। डीसीटी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल यानी कि आपके बोमन्स कैप्सूल से दूर है, इसलिए इसका नाम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ठीक है, तो ALOH क्या करता है? जाके डीसीटी में मर्ज कर देता है। और ये डीसीटी भी किससे बना हुआ है? किससे लाइंड है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। किससे लाइंड है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड है। ये डीसीटी आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है। और एक चीज जो याद रखनी है, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, है ना। ये डीसीटी आगे बहुत सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जाते हैं और एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन का क्या आता है? आपका यूरिन जो बनाई होती है वो कलेक्टिंग डक्ट में आके स्टोर होती है। ठीक है, वो कलेक्टिंग डक्ट में आके स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो एक कलेक्टिंग डक्ट, ऐसा नहीं है कि एक नेफ्रॉन, हर नेफ्रॉन में एक कलेक्टिंग डक्ट होगा। ठीक है, ठीक है। और ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? मेड्यूलरी पिरामिड में। अब रेनल को आपको पता था किडनी के दो पोर्शन है, कॉर्टेक्स है और मेड्यूला है। जब हम लोग कॉर्टेक्स वाले पोर्शन को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? रेनल कॉर्पसल प्रेजेंट होता है, पीसीटी प्रेजेंट होता है और डीसीटी। यानी कि आपका बोमन्स कैप्सूल, आपका पीसीटी और डीसीटी, ये तीनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? किडनी के कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और मेड्यूला में आपका क्या प्रेजेंट होता है? लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है, कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होता है और बाकी ये 1, 2 और 3 ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये तीनों प्रेजेंट होते हैं आपके कॉर्टेक्स रीजन में, किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। तो ये क्या था? हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब जब हम लोग यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? यूरिन फॉर्मेशन की। कहाँ बनी है? नेफ्रॉन ने बनाई है। ठीक है, तो सबसे पहले नेफ्रॉन में यूरिन बनेगी। नेफ्रॉन से वो कहाँ आएगी? कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से आगे डक्ट ऑफ बेलेनाई में जाएगी, फिर रेनल पैपिले में जाएगी, फिर कहाँ जाएगी? रेनल पैपिला में, फिर रेनल कैलेक्स में, फिर रेनल पेल्विस में और रेनल पेल्विस से यूरेटर के अंदर जाएगी। ठीक है, तो ये है फ्लो ऑफ यूरिन, पैसेज ऑफ यूरिन, जिस तरह से यूरिन फ्लो होके बाहर रिलीज होती है। ये पूरा पैसेज है। यूरेटर से पता है ना कहाँ चली जाएगी? यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, ओके। अब यार ब्लड फ्लो इन किडनी, है ना, किडनी में ब्लड फ्लो कैसे होता है? तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें फ्लो होता है और इस पूरे पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस किस में फ्लो हो रहा है बात करेंगे तो डॉर्सल एओर्टा में। डॉर्सल एओर्टा तो लेके ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आई थी ना, उसने किसको दिया? रेनल आर्टरी को। रेनल आर्टरी से एफरेंट एट्रियोल, एफरेंट एट्रियोल से ग्लोमेरुलस और फिर इफरेंट एट्रियोल, फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से फिर कहां पहुंचती है? वेन्यूल्स। वेन्यूल्स नाम है, क्या है? वेन्यूल्स नाम है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर रेनल वेन, फिर इंफीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से बैक टू हार्ट। ठीक है, बैक टू हार्ट। हार्ट में कौन से पोर्शन को देती है? राइट एट्रियम को। हार्ट के कौन से पोर्शन को ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है? राइट एट्रियम को। तो कुछ इस तरह का क्या होता है? ब्लड फ्लो इन किडनी। ठीक है, क्लियर है? और ये क्या है? दिस इज पैसेज ऑफ यूरिन। अब जो हमारे नेफ्रॉन है ना यार, है ना, जो हमारे नेफ्रॉन है वो 2 तरह के होते हैं। क्या होते हैं? जो नेफ्रॉन है वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे होते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन।
85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन कौन से हैं? आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। कौन से हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। कॉर्टिकल वर्ड से ही बच्चों बड़े प्यार से समझ आ रहा है कि कॉर्टेक्स रीजन में ज्यादा प्रेजेंट है। कौन से रीजन में? कॉर्टेक्स रीजन में। किसके? किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें कॉर्टिकल नेफ्रॉन में सिर्फ आपका जो लूप ऑफ हेनले है वो कहाँ है? लूप ऑफ हेनले ज्यादातर कॉर्टेक्स में रहता है। बस अगर होगा तो थोड़ा बहुत मेड्यूलरी रीजन में जाएगा, वरना सारा जो होता है पूरा का पूरा नेफ्रॉन कहाँ होता है? कॉर्टिकल रीजन में होता है। जो कॉर्टिकल रीजन वाले नेफ्रॉन होते हैं वहां पर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो जो इफरेंट आर्टेरियोल ने क्या बनाई थी? फाइन नेटवर्क बनाया था ना कैपिलरीज का, उसको हम लोगों ने क्या बोला था? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। वो यहां पर प्रेजेंट होती हैं। साथ के साथ वासा रेक्टा जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन कर रहा था, वो वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होता, यानी कि उनके लूप ऑफ हेनले से कुछ भी पैरेलल रन नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरे तरह के होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, 15% होते हैं और जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला पे देखने को मिलेंगे। कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे देखने को मिलेंगे और इनमें लूप ऑफ हेनले डीप इनटू मेडुला जाता है ना, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले कहाँ होगा? मेडुला के अंदर होगा। यहां पर जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है ना जक्स्टा मेडुला में, ये नेफ्रॉन में पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आर नॉट वेल डेवलप्ड नहीं होती है। ठीक है, और फिर हमारा वासा रेक्टा इनमें प्रेजेंट होता है। क्या होता है? वासा रेक्टा इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये दो तरह के नेफ्रॉन है और इनमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए यहां पर अलग से स्पेसिफिकली डिफरेंशिएशन बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब जब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है सिलेक्टिव सिक्रीशन। ठीक है, अब ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ये कहाँ होता है? ये होता है आपके रेनल कॉर्पसल में और बाकी दोनों कहाँ होते हैं? आपके रेनल ट्यूब्यूल्स में, है ना, यानी कि पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले के अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बाकी दोनों आपके प्रोसेस होंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब मैंने बताया था कि आपका जो बोमन्स कैप्सूल है, एक मिनट, अब मैंने बताया था आपका जो बोमन्स कैप्सूल है ऐसे करके, इनके अंदर पोडोसाइट्स है और ये पोडोसाइट्स इंट्रिकेट मैनर में अरेंज्ड है। अब इनके इंट्रिकेट मैनर में अरेंज्ड होने के वजह से, ध्यान से सुनना, उधर पर क्या बन जाता है? इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होने के वजह से वहां पर फॉर्मेशन हो जाती है बच्चों किसकी? स्लिट पोर्स की। अब उन स्लिट पोर्स के वजह से क्या होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है। ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आता है, ब्लड को फिल्ट्रेट होने के लिए 3 मेम्ब्रेन क्रॉस करनी होती है ना। ब्लड की फिल्ट्रेशन के लिए 3 मेम्ब्रेन वो क्रॉस करता है और वो 3 मेम्ब्रेन कौन सी है? पहली तो है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, पहली क्या है? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। दूसरी है आपकी बोमन्स कैप्सूल के पोडोसाइट्स, है ना, स्लिट पोर्स। और तीसरी है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये 3 क्या है? बैरियर्स क्रॉस करके आपका ब्लड फिल्टर होता है और फिल्ट्रेट बनता है। क्या होता है? ब्लड फिल्टर हुआ और फिर किसकी फॉर्मेशन होती है? फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन होती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन होती है। अगर हम लोग बात करें, एक टर्म हम लोग यहां पर यूज करते हैं जिसका नाम है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, यानी कि 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बनता है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। ठीक है, अगर हम लोग एक हेल्दी ह्यूमन की बात करें तो 1 मिनट में 125 ml, कितना? 125 ml फिल्ट्रेट बनता है। तो पूरे दिन में कितना बनता है? 180 लीटर बनता है।
ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात है 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है, लेकिन यूरिन कितनी रिलीज होती है बच्चों? सिर्फ 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। सोचो, यानी कि 180 लीटर में से सिर्फ 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास आउट हो रही है, जिसका मतलब है 99% क्या हो जाता है? वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है। 99% ऑफ फिल्ट्रेट क्या हो जाता है? वापस हमारी बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेती है। हमारी बॉडी को बड़े अटैचमेंट इश्यूज है यार, ये किसी और को छोड़ना ही नहीं चाहती है ना, जो इसके पास आ गया अपने पास ही रखेगी। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा टर्म होता है यार, दूसरा टर्म होता है आपका रेनल ब्लड फ्लो, है ना। तो कितना पर मिनट आपके रेनल ब्लड फ्लो कितना होता है? 1100 से 1200 ml, जिसमें से 20% प्लाज्मा फिल्टर आउट होता है। तो अगर हम लोग रेनल प्लाज्मा फ्लो देखेंगे तो कितना होता है? 650 ml पर मिनट। कितना होता है? 650 ml पर मिनट आपका रेनल प्लाज्मा फ्लो होता है। कितना प्लाज्मा फिल्टर आउट होता है? 20%। याद रखना है 20% फिल्टर आउट होता है। अब यहां पर 3 तरह के प्रेशर्स है ना, 3 तरह के प्रेशर्स क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं। कौन सा है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये दोनों प्रेशर है नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि ये नहीं चाहते कि फिल्ट्रेशन हो, और चाहता कौन है फिल्ट्रेशन हो? सिर्फ ये चाहता है कि फिल्ट्रेशन हो। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? अपोजिट टीम में है, ये नहीं चाहते कि फिल्ट्रेशन हो। तो इसलिए जब हम लोग नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात करते हैं तो वो कितना है? GHP, जो हमारे जो फिल्ट्रेट बनने के क्या है? 7 है। ठीक है, जो फिल्ट्रेट बनने के फॉर में है, और ये दोनों अगेंस्ट में है। तो हमारा जो नेट फिल्ट्रेट प्रेशर होता है वो 10 to 25 mmHg होता है। कितना होता है? 10 to 25 mmHg होता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अभी मैंने आपको बताया कि 180 लीटर पर डे क्या बन रहा है बच्चों? फिल्ट्रेट बन रहा है, लेकिन यूरिन कितनी रिलीज हो रही है? सिर्फ 1 to 1.5 लीटर। यानी कि 99% ऑफ फिल्ट्रेट क्या हो जा रहा है? रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है। ठीक है, और एक दिन में कितनी यूरिन रिलीज हो रही है? 1 to 1.5 लीटर। ठीक है, अब कहां पर क्या क्या रीअब्सॉर्प्शन हो रही है ये आपको पता रखना है। ठीक है, पहली चीज तो आपको याद थी, हमने पीसीटी में पढ़ा था, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि रीअब्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां होती है? पीसीटी में होती है। मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन कहां होती है? पीसीटी में होती है। ठीक है, ठीक है, किस किस चीज की? 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और H2O आपका पीसीटी में रीअब्सॉर्ब होते हैं। कहां पर? 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और H2O पीसीटी में रीअब्सॉर्ब होते हैं। ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड कंप्लीट रीअब्सॉर्प्शन होती है इनकी यहाँ पर। किसकी हेल्प से? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। अब जहां भी एक्टिव वर्ड आता है बच्चों, तो आपको पता है एक्टिव वर्ड का क्या मतलब है? कि एनर्जी यूज होके ये काम हो रहा है। क्या हो रहा है? एनर्जी का यूटिलाइज करके हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। तो ये जो तीनों चीज हैं वो किससे हो रही है रीअब्सॉर्ब? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से। किससे हो रही है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से। इनके अलावा जो वाटर है, जो Cl- है, ये पैसिवली रीअब्सॉर्ब हो रही है, यानी कि कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, किसी भी तरह की एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और अभी बताया था मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी में होती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा लूप ऑफ हेनले। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लूप ऑफ हेनले। यहां पर लूप ऑफ हेनले में हमारे पास 2 चीज थी, एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब जब हम लोग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन है, यानी कि रीअब्सॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा कम हो रही है। अब अगर भले ही रीअब्सॉर्प्शन कम हो रही है, लेकिन ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी को, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। क्या करता है? मेंटेन करता है।
साथ ही साथ ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, यानी कि अगर पानी अंदर है तो ना उसे वो बाहर जाने देगा और ना ही बाहर से पानी को अंदर आने देगा। बिल्कुल, मतलब इतना स्ट्रिक्ट है कि पानी का बाहर निकलना बिल्कुल मना है और अंदर आना भी मना है, ठीक है। लेकिन परमिएबल है किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, NaCl, इन सब चीजों के लिए परमिएबल है, ठीक है। ये क्या करता है? ये आपकी कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट को थोड़ा सा डाइल्यूट करता है, क्योंकि पानी को तो बाहर जाने नहीं दे रहा, फिल्ट्रेट आ रहा है उसमें पानी का मिक्स हो रहा है, तो वो आपकी जो कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट है वो थोड़ी सी डाइल्यूटेड हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब जब हम लोग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं, ये काम करती है उल्टा, ये परमिएबल है किसके लिए? पानी के लिए, लेकिन इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। पानी के लिए परमिएबल है लेकिन इम्परमिएबल है किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और यहां पर वाटर रीअब्जॉर्ब होता है कैसे? पैसिवली। वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड पैसिवली, यानी कि किसी भी तरह की एनर्जी यूज नहीं हो रही है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है हमारा डीसीटी। नेक्स्ट क्या है? डीसीटी है। यहां पर डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है। कंडीशनल यानी कि किसी किसी सिचुएशन में यहां पर रीअब्जॉर्प्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूरिन के साथ बहुत सारा पानी रिलीज हो रहा है, जिस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाईयूरेसिस बोलते हैं, उस कंडीशन में यहां पर आएगा, यहां पर आता है सेवियर, यहां पर एक चीज आती है, एक सब्सटेंस आता है जो पानी को बचाने आता है। वो क्या है? वो है ADH, और वो क्या है? एल्डोस्टेरॉन। अगर एल्डोस्टेरॉन आएगा तो वो क्या करेगा? Na+ को रीअब्जॉर्ब कर लेगा। Na+ रीअब्जॉर्ब होगा तो वाटर अपने आप भगा भगा उसके पीछे आएगा। अगर ADH आता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये वाटर को पैसिवली रीअब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये ऐसी ही कंडीशन में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन शो करता है कौन? डीसीटी, ठीक है। कौन शो करता है? डीसीटी। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिंग डक्ट। जब हम लोग कलेक्टिंग डक्ट के बारे में बात करते हैं तो यहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन यहां पर भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कब हो रही है? जब ADH प्रेजेंट हो रहा है। जब ADH आएगा तो ही वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा यहां पर भी, ठीक है। और इसका कलेक्टिंग डक्ट का जब आप डिस्टल पोर्शन देखोगे, डिस्टल यानी कि सबसे नीचे वाला, सबसे दूर वाला पोर्शन देखोगे, वहां से यूरिया भी रीअब्जॉर्ब किया जाता है। जिस यूरिया को निकालने की कोशिश कर रहे थे उसको भी रीअब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी। क्यों रीअब्जॉर्ब करती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, आपके इंटरस्टिशियल मीडियम की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यूरिया को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, लेकिन 0.1% ऑफ यूरिया ही क्या होता है? रीअब्जॉर्ब होता है। ऐसा नहीं है कि सारा बनाया था सारा ही रीअब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रीअब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये है क्या? सेकेंड स्टेप। थर्ड होता है हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि कुछ कुछ चीज सिक्रीट होती है। कौन? आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है ना, उसके ब्लड में से कुछ कुछ चीज क्या होती है? सिक्रीट होती है, ठीक है। अब ये क्या करता है? आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है और एक तरह का सिक्रीशन, कुछ भी सिक्रीट कर रहे हो तो वहां पर एनर्जी का यूज हुआ है तभी वो चीज सिक्रीट हुई है ना। खाना बना रहे हो तो वहां पर एनर्जी का यूज हो रहा है तभी कुछ बन पा रहा है। ऐसी हमारी बॉडी, कुछ भी बन रहा है तो आपकी एनर्जी यूटिलाइज हुई है। अब जो सिक्रीशन है पीसीटी में किस किस का होता है? H+ का, K+ का, NH3 का, ड्रग्स का, पिगमेंट्स का और यूरिक एसिड का, ठीक है। डीसीटी में H+, K+, NH3 और कलेक्टिंग डक्ट में H+, K+ और आपका pH, ठीक है। क्या करता है? मेंटेन करता है pH को। किसका सिक्रीशन कर रहा है? सिर्फ H+ और K+ का, ठीक है। अब यूरिन के तीनों स्टेप पता चल गए, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ठीक है। अब यूरिन की कंसंट्रेशन देख लेते हैं। 95% यूरिन में पानी होता है, 2.7% यूरिया होता है, 2% सॉल्ट्स होते हैं और 0.3% दूसरे सब्सटेंसेस। यूरिन पेल येलो कलर की होती है, क्यों होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट, ठीक है। पीएच क्या होता है? 6 होता है, यानी कि इट इज स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। और कितना यूरिया रिलीज हो रहा है? 25 से 30 ग्राम, ठीक है। एक दिन में कितना यूरिया रिलीज हो रहा है? 25 से 30 ग्राम, ठीक है,
क्लियर है? क्लियर है? तो ये है आपका क्या, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, और साथ के साथ दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म पे। किस पे आ जाते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म पे। जब हम लोग बच्चों काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करते हैं ना, जब हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करते हैं तो काउंटर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, हाँ, फॉर एग्जाम्पल काउंटर करंट का क्या मतलब होता है? काउंटर यानी कि कुछ उल्टा जवाब मिल रहा है ना। आप किसी सेमिनार में गए हो, उधर पर कोई लेक्चर दे रहा है और आप उसको सामने से क्वेश्चन करते हो, तो उस क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटर क्वेश्चन बोलते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें हमारे यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे, जो आपका लूप ऑफ हेनले अगर आप देखोगे, है ना, लूप ऑफ हेनले अगर आप देखोगे, ये देखो यहां पर इस तरफ ब्लड कहाँ जा रहा था? ऊपर से नीचे की तरफ। यहां पर ब्लड क्या जा रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि एंटी पैरेलल रन कर रहा है। तो यानी कि ये क्या है? काउंटर करंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, पहला काउंटर करंट ये हुआ। अब इस लूप ऑफ हेनले के पास क्या है? इसको कौन पैरेलली रन करता है? आपका वासा रेक्टा। अब आप उस वासा रेक्टा को देखो, यहां पर वासा रेक्टा में जो फिल्ट्रेट है, ब्लड है, वो कैसे जा रहा है? ऊपर से नीचे, और यहां पर नीचे से ऊपर। तो दूसरा काउंटर करंट कहां पर क्रिएट हुआ है? इस वाले पोर्शन में क्रिएट हुआ है। कहां क्रिएट हुआ है? इस पोर्शन में क्रिएट हुआ है। तीसरा काउंटर करंट, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो, ये है आपका क्या? ये है लूप ऑफ हेनले। इसके यहां पर क्या है? वासा रेक्टा है। यहां पर क्या है? वासा रेक्टा है। अब इस वासा रेक्टा को देखोगे तो यहां पर क्या फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है? इस तरह फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहां पर फिल्ट्रेट कैसे फ्लो कर रहा है? इस तरह फ्लो कर रहा है। अब वासा रेक्टा में उसी पॉइंट पे ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है? इस तरह। कैसे फ्लो कर रहा है? इस तरह। ठीक है, तो ये लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा भी आपस में काउंटर करंट शो करते हैं। तीन चीज काउंटर करंट शो कर रही है। एक तो लूप ऑफ हेनले के दोनों लूप्स, फिर आपका वासा रेक्टा के दोनों लिम्ब, और तीसरा लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा। तो तीन जगह हमें काउंटर करंट देखने को मिलता है। ये काउंटर करंट करा क्यों जा रहा है? ये काउंटर करंट किया जा रहा है फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए ये काउंटर करंट किया जा रहा है। अब यूरिन कंसंट्रेट कैसे होगी? हमें यूरिन में से जो यूरिन बनती हुई आ रही है, उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या करा है? पानी को निकालना है। क्या करना है? पानी को निकालना है, ताकि वो क्या हो जाए? यूरिन कंसंट्रेट हो जाए। दूसरी चीज काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या करती है? आपका जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है, ये जो वाला पोर्शन है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है, इसका आयनिक बैलेंस, इसकी ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करती है। ठीक है, क्या करती है? ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करती है। अब आप देखोगे यहां पर ऑस्मोलैरिटी कितनी है? 300 मिली ऑस्मोल। यहां पर 600 है, यहां पर 900 है, और यहां पर 1200 है। ठीक है, सेम यहां पर भी 300 है, 600 है, 900 है, और यहां 1200 है। तो इसी तरह से क्या होती है? ऑस्मोलैरिटी पूरी रन करती है। अब आप देखो, हमें क्या करना है? यूरिन का कंसंट्रेशन कराना है। कैसे कराएंगे? ठीक है, देखो यहां से यूरिन बनती हुई आई, फिल्ट्रेट आया, है ना। यहां पर तो पानी नहीं निकल सकता था, है ना। क्यों नहीं निकल सकता था? ये कौन सा है? दिस इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या असेंडिंग लूप ऑफ हेनले? क्या असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पानी के लिए परमिएबल है? क्या असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पानी के लिए परमिएबल है? अभी देखो, फिर से देखो, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। अगर ये पानी के लिए इम्परमिएबल है, कहां गई? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पानी के लिए इम्परमिएबल है, तो किसके लिए परमिएबल है? सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है। किसके लिए इम्परमिएबल है? सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है। ठीक है, यहां से आ रहा है क्या? यहां से आ रहा है आपका फिल्ट्रेट। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है तो पानी के लिए क्या है? परमिएबल है। यहां से कुछ पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पानी बाहर निकला, यानी कि हमारी यूरिन थोड़ी सी कंसंट्रेटेड हो गई। अब क्या हुआ? अब ये फिल्ट्रेट रन करता हुआ यहां पहुंचा, है ना, यहां पहुंचा। तो यहां पर अब पानी तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इम्परमिएबल है। क्या निकालेंगे? हम निकाल देंगे सॉल्ट।
हम क्या निकाल देंगे, सॉल्ट निकाल देंगे। अब ये जो NaCl है ये कूदता हुआ है ना, ये NaCl कूदता हुआ कहाँ चला जाएगा, वासा रेक्टा के अंदर चला जाएगा। और जैसे ही ये वासा रेक्टा के अंदर जाएगा तो यहां से इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, सेम यहां से क्या हुआ था, यहां से NaCl निकला था। अब NaCl निकलेगा तो पानी अपने आप, हाँ, अब जब NaCl निकलेगा तो पानी अपने आप देखो कलेक्टिंग डक्ट से निकल रहा है ना, निकल रहा है कलेक्टिंग डक्ट से पानी। तो इसी तरह आपकी यूरिन क्या होती है, कंसंट्रेटेड होती है। हमने जहां से हम लोग पानी निकाल सकते थे हमने वहां से पानी निकाला है। ठीक है, हमने जहां से पानी निकाल सकते थे हमने वहां से पानी निकाला है। जहां से पानी नहीं निकाल सकते थे वहां से हमने NaCl निकाला, और NaCl के साथ साथ आपका जो वाटर है वो भी उसके पीछे भगा हुआ चला जाएगा। ठीक है, NaCl यहां से निकाला है हमने, यहां से पानी निकल गया है। ठीक है, पानी निकल गया है। अब और ज्यादा कंसंट्रेट करने के लिए ये NaCl कहां पहुंच गया है, वासा रेक्टा के अंदर पहुंच गया है। यहां से भी क्या हो गया है, पानी निकल गया है। इसी तरह से आपका क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन होता है। ठीक है, हमें कंसंट्रेशन करने के लिए कोई भी चीज हो उसको कंसंट्रेटेड करने के लिए उसमें से क्या निकालना होता है, पानी निकालना होता है। तो इस तरह से क्या वर्क करता है, आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क करता है। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क करता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, ओके, हाँ, नेक्स्ट है आपका रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, कि आपकी जो किडनी फंक्शंस है वो कैसे कैसे, आपने हर चैप्टर में पढ़ा है ना। हमने पढ़ा है कि यार आपकी जब हम लोग ब्रीदिंग पढ़ा था यार, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ब्रीदिंग को, रेस्पिरेशन को कैसे कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, कौन कौन से सिस्टम इनको कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास क्या है, रेगुलेशन है किसका, किडनी का। जब हम लोग किडनी के रेगुलेशन की बात करते हैं तो हम लोग एक मैकेनिज्म देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रास मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, रास मैकेनिज्म। RENIN, रेनिन, RENNIN वाला रेनिन नहीं है, RENIN वाला रेनिन है। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक और हमारा क्या होता है, रेनिन होता है, RENN वाला रेनिन। ये रेनिन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और ये रेनिन आपका क्या कर रहा है, किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है। तो स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, कभी कभार दोनों रेनिन देखेगा और तुम भूल जाओगे कि कौन सा वाला रेनिन था। ठीक है, ओके, अब क्या होता है ना, अब ये जो हमारा किडनी फंक्शन है कैसे मेंटेन हो रहा है। ठीक है, मान लो हमारी बॉडी फ्लूइड्स की कमी हो गई है, हमारी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स की कमी हो गई है। जैसे ही बॉडी फ्लूइड्स की कमी होगी तो ऑस्मो रिसेप्टर्स को पता लग जाएगा। क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स को पता लग जाएगा। ये ऑस्मो रिसेप्टर सिग्नल किसको भेजेंगे, आपके हाइपोथैलेमस को। किसको भेजेंगे, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस फिर आपकी जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उससे क्या रिलीज कराएगा, ADH रिलीज कराएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और दूसरा, या फिर हम लोग ADH को क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन रिलीज कराएगा। अब जैसे ही ADH DCT के पास पहुंचेगा, DCT क्या कराता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है। यानी कि वहां पर फिर क्या करेगी, हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेगी। अब जब वाटर ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो बॉडी फ्लूइड्स की जो कमी हुई थी वो वापस क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और यही एक माध्यम है क्या, डायूरेसिस को प्रिवेंट करने का। ये भी एक तरह का माध्यम है क्या, डायूरेसिस को प्रिवेंट करने का। यानी कि लॉस ऑफ वाटर जब यूरिन में बहुत ज्यादा हो रहा है उसको प्रिवेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान लो हमारा GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, कम हुआ तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, JG सेल्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही ये एक्टिवेट होंगे ये क्या करेंगे, ये रेनिन को रिलीज करेंगे। अब रेनिन आके क्या करता है, रेनिन आके एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को फिर से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। अब जब ये एंजियोटेंसिन 2 बन चुका है, ये क्या करेगा,
ये एक तरह का क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो ब्लड बहुत तेज रन करेगा, जितनी तेज ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस में उतना ही ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा, और उसी के वजह से ग्लोमेरुलर रेट फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी के वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट वापस बढ़ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन रिलीज करता है। अब ये एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, Na+ और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करा लेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, Na+ और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करा लेगा टू प्रिवेंट डाईयूरेसिस। ये भी क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है किसको, डाईयूरेसिस को। ठीक है, एक मैकेनिज्म हो गया, ये भी हो गया। अब मान लो ये पढ़ा था हमने जब बॉडी फ्लूइड्स कम थे, है ना, अब हमारे बॉडी फ्लूइड्स नॉर्मल अपने लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो जैसे ही ये अपने लेवल पे पहुंचेंगे तो ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं, और आपका जो ADH हार्मोन है वो भी सप्रेस हो जाता है। ये सप्रेस होगा तो अब ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगा वाटर का। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब मान लो कि आपका एट्रियल ब्लड फ्लो बढ़ गया है ना, एट्रियल ब्लड फ्लो बढ़ गया है, तो क्या करेगा, हार्ट एक एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज करेगा, जो कि एक तरह का वैसोडाइलेटर है। वैसोडाइलेटर यानी कि वो वेसल्स को खोलता है, थोड़ा सा उनके ल्यूमन को इंक्रीज कर देगा, तो वैसोडाइलेटर है। जैसे ही वैसोडाइलेटर करेगा, वेसल्स को डायलेट करेगा, अब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम होगा तो GFR भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी वजह से जो बढ़ा हुआ एट्रियल ब्लड फ्लो था वो भी कम हो जाएगा अपने आप, क्योंकि वेसल्स को क्या कर दिया गया है, डायलेट कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट यार हम लोग बात करते हैं दो तरह की डायबिटीज की, एक है डायबिटीज मेलिटस और एक है डायबिटीज इंसिपिडस। जब हम इंसिपिडस की बात करते हैं, इंसिपिडस यानी कि टेस्टलेस, यानी कि इसका ग्लूकोज से कोई लेना देना नहीं है, इसका शुगर से कोई लेना देना नहीं है। ये क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADH। जब ADH की कमी होगी उस समय डायबिटीज इंसिपिडस होगी। अब ADH की कमी होगी तो वाटर लॉस ज्यादा होगा, यूरिन ज्यादा आएगी और थर्स्ट भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो ये है किस केस में, ये है आपका डायबिटीज इंसिपिडस के केस में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मिक्सचरेशन की। मिक्सचरेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से यूरिन रिलीज हो रही है। ठीक है, अभी यूरिन बना के कहाँ स्टोर हो गई है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो गई है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर तब तक स्टोर रहेगी जब तक उसको वॉलंटरी सिग्नल नहीं मिलेगा। अब आप वॉलंटरी सिग्नल दो, उससे पहले, है ना, उससे पहले आपको भी तो पता चलना चाहिए कि आपका यूरिनरी ब्लैडर फिल हो गया है। तो क्या करते हैं, आपके जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, उसके अंदर स्ट्रेच मसल, स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो सिग्नल देते हैं किसको, CNS को, कि भैया इसका यूरिनरी ब्लैडर फुल होने वाला है या फुल हो गया है, इसको बोलो कि यूरिन रिलीज करे। आपके CNS को जैसे ही वो सिग्नल मिलता है, आप फिर एक वॉलंटरी सिग्नल देते हो, और उस वॉलंटरी सिग्नल के वजह से आपका जो यूरेथ्रा का स्फिंक्टर है ना, वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, और फिर यूरिन रिलीज हो जाती है। यानी कि जब तक उस यूरेथ्रा ने जब तक आपका क्या स्टोर कर रखा है, यूरिन स्टोर कर रखी है, तब तक उसका स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड फेज में रहेगा, और जैसे ही यूरिन रिलीज होगी वो रिलैक्स कर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्सचरेशन बोलते हैं। अब मान लो अगर यूरिन में कीटोन बॉडी ज्यादा है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कीटोन्यूरिया। अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसोयूरिया। और अगर हमारे यूरिन में ये दोनों ज्यादा मिल रही है, इसका मतलब है हमें क्या है, डायबिटीज मेलिटस। मेलिटस यानी कि हनी, मीठा मीठा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, ये तो हमने बात करी कि यार किडनी कैसे एक्सक्रीट आउट कर रही है, जो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब इसके अलावा लंग्स भी एक्सक्रीशन कर रहे हैं, किसका, यार कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, हमारी बॉडी से बाहर निकालनी है। तो कौन कर रहा है बाहर निकालने का काम, लंग्स कर रहा है। स्किन से यार स्वेट, सीबम, ये सब रिलीज आउट होता है, तो स्किन भी एक्सक्रीशन कर रही है।
लिवर भी बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट क्या करता है, रिलीज करता है। क्या करता है, रिलीज करता है। तो इस तरह बाकी के ऑर्गन्स हेल्प करते हैं इन एक्सक्रीशन। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। ये है हीमोडायलिसिस। क्या है, हीमोडायलिसिस। ठीक है, हीमोडायलिसिस कब कराया जाता है? सबसे पहली बात तो ये हीमोडायलिसिस तब कराया जाता है जब आपकी किडनी ढंग से वर्क नहीं कर रही है। ढंग से वर्क नहीं कर रही है एज इन ये यूरिया को एक्सक्रीट आउट ही नहीं कर पा रही है, और जिसकी वजह से अब हमारी बॉडी में बहुत सारा यूरिया हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कराया जाता है, हीमोडायलिसिस कराया जाता है। हीमोडायलिसिस किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये वर्क करता है कि हाई टू लो कंसंट्रेशन पे क्या होती है, चीजों की मूवमेंट होती है ना, फ्लूइड की मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके। तो ये भी कुछ इसी तरह के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। देखो ये क्या है, एक ये इंसान है ना, ये एक इंसान है जिसकी किडनी ढंग से वर्क नहीं कर रही है। पता नहीं ऐसा क्या किया है इसने कि इसकी किडनी ढंग से वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, अब इसकी आर्टरी से ब्लड लिया जाएगा और इस ब्लड में डाला जाता है हेपारिन, जो कि एक एंटीकोगुलेंट एजेंट है। एंटीकोगुलेंट एजेंट यानी कि ब्लड को बाहर कोगुलेट नहीं होने देगा, क्योंकि अगर ब्लड कोगुलेट हो गया फिर उस ब्लड को तुम्हारी बॉडी में कोई नहीं घुसा सकता दोबारा। ठीक है, तो क्या कर रहा, आर्टरी से ब्लड लिया और इसमें क्या डाल दिया है, इसमें डाल दिया है आपका हेपारिन। ठीक है, अब ये आर्टरी से इस पंप में आता है और पंप से इस कॉइल्ड ट्यूब में फ्लो करता है, इस कॉइल्ड ट्यूब में फ्लो करता है। ये कॉइल ट्यूब किसकी बनी हुई है, सेलोफेन मेम्ब्रेन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, सेलोफेन मेम्ब्रेन की बनी हुई है, और ये मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। यहां पर यूज्ड डायलाइजिंग सोल्यूशन है ना, इन ट्यूब्स में पहले से क्या प्रेजेंट है, डायलाइजिंग सोल्यूशन प्रेजेंट है, और फिर साथ में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। ब्लड में कंसंट्रेशन ज्यादा है किसकी, यूरिया की, और इसमें सेम ऐसा सोल्यूशन है आपके ब्लड जैसा, बस इसमें क्या है, यूरिया नहीं है। तो हाई टू लो यूरिया क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। तो यूरिया कहां आ जाएगा, इस सोल्यूशन में आ जाएगा, और ये यूज्ड सोल्यूशन इस बॉटल में इकट्ठा कर लिया जाएगा, है ना। इस सोल्यूशन में क्या आ गया, आपका यूज्ड यूरिया आ गया, और फिर इसको कहां कलेक्ट कर लिया गया, इसको इस बॉटल में कलेक्ट कर दिया गया। साथ के साथ यहां से फ्रेश मीडियम क्या होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। तो इसी तरह से इस प्रिंसिपल के बेसिस पे कि हाई टू लो कंसंट्रेशन पे मूवमेंट हो जाएगी किसकी, यूरिया की, इस तरह से हमारी बॉडी से क्या निकाला जाता है, यूरिया निकाला जाता है। और ऐसा नहीं कि एक बार निकाल दिया तो दोबारा फिर से करवाने की जरूरत नहीं, ये टाइम टू टाइम क्या करा जाता है, ये डाला जाता है, ये पूरा प्रोसेस कराया जाता है उस इंसान का जिसकी किडनी ढंग से वर्क नहीं कर रही है। अब अगर आप देखोगे तो अब यहां से जो हमारा बिल्कुल साफ ब्लड है वो कहां डाला जाएगा, इसी इंसान की वेन के थ्रू वापस इसकी बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, इस इंसान की वेन के थ्रू, आर्टरी से निकाला था, वेन के थ्रू हम लोगों ने वापस कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है किसका, हीमोडायलिसिस का। किसका, हीमोडायलिसिस का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यार डिसऑर्डर। तीन मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूं। कौन से तीन बोले थे, मैंने बोले थे यार, एक डायूरेसिस जिसमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पानी का लॉस हो रहा है। एक ग्लाइकोसोयूरिया, जब यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बहुत मिलेगा जब, और दूसरा है कीटोन्यूरिया जिसमें कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा मिलेंगी। नेक्स्ट है यूरेमिया। क्या है, यूरेमिया। यूरेमिया यानी कि जब यूरिन में एक्सेस यूरिया मिल रहा है, क्या है, जब ब्लड में, यूरिन में नहीं, जब ब्लड के अंदर यूरिया का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं यूरेमिया। और ऐसा कब होगा, जब किडनी अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगी, यानी कि किडनी खराब हो गई है। किडनी खराब हो गई है तो यूरिया को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही, उस कंडीशन में यूरेमिया हो गया। दूसरा है रेनल फेलियर, है ना, किडनी फेलियर। रेनल वर्ड हम लोग यूज करते हैं किडनी के लिए। तो किडनी का क्या हो गया है, डिसफंक्शन हो जाना, है ना, किडनी का डिसफंक्शन हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं रेनल फेलियर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर क्या हो रहा है, जिसमें आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, ग्लोमेरुलर में थी, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, फिर आपकी बोमन्स कैप्सूल थी। तो उस बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या आ गई है? इंजरी आ गई है, जिसके वजह से क्या हो गया? इन्फ्लामेशन हो जाता है ग्लोमेरुलस के अंदर, और फिर क्या होता है? फिर आपका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसके वजह से किडनी फेलियर हो जाता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो यूरिया नहीं एक्सक्रीट आउट होगा और धीरे धीरे करके किडनी फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेनल कैल्कुलाई। रेनल कैल्कुलाई क्या होता है? स्टोन्स। रेनल कैल्कुलाई वर्ड यूज हो रहा है किसके लिए? स्टोन्स के लिए। जब आपकी किडनी के अंदर स्टोन की फॉर्मेशन हो गई है उसको हम लोग कहते हैं रेनल कैल्कुलाई। अब ये स्टोन किससे बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के, यूरिक एसिड के और कैल्शियम ऑक्सलेट के, इन सब के क्या होती है? स्टोन्स बने हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओलिगोयूरिया। जब यूरिन की रिलीज, यूरिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, उस केस को हम लोग बोलते हैं ओलिगोयूरिया। फिर है एन्यूरिया। जब यूरिन का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, यूरिन का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, उस कंडीशन को एन्यूरिया बोलेंगे। फिर है पॉलीयूरिया। बहुत बार यूरिन का प्रोडक्शन रिलीज हो रहा है, उस केस को हम लोग बोलते हैं पॉलीयूरिया। फिर है आपका नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से जब ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्राइटिस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपका माइंड मैप्स वाली सीरीज क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। यहां पर आपकी माइंड मैप्स वाली सीरीज क्या हो जाती है? इस चैप्टर के लिए खत्म हो जाती है, किडनी वाले चैप्टर के लिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लिए खत्म हो जाती है। अब यहां पर आपका ये इतना बड़ा चैप्टर बहुत कम टाइम में करवाने की पूरी कोशिश करी गई है और नोट्स भी ऐसे बनवाने की कोशिश करी गई है कि आपको एक टॉपिक का सब कुछ एक पेज पे ही मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं हम लोग, है ना, अब हम लोग मिलते हैं कब? नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत सारा रिवीजन करो, नीट बहुत पास है और मेहनत करोगे तो हो जाएगा। तो आपको बस क्या करना है? मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत के बिना तो नहीं होगा ना। तो इतनी मेहनत करो कि सबको पता लग जाए कि यार हाँ ये बंदा कुछ है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।